डॉक्टर, कोरोना वायरस के वेरिएंट्स क्या होते हैं? तो वेरिएंट के बारे में जानने से पहले हमको म्यूटेशन के बारे में समझना पड़ेगा। और म्यूटेशन के बारे में जानने के लिए हमको जेनेटिक मटेरियल के बारे में पता होना चाहिए। तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो हर एक लिविंग सेल में ये होता है। तो बेसिकली ये एक कोड रहता है या इंफॉर्मेशन उसमें एनकोडेड रहती है। जैसे कि आपने सॉफ्टवेयर के बारे में सुना होगा, जो सॉफ्टवेयर रहता है वो बाहर से अलग दिखता है, लेकिन उसका कंप्यूटर कोड जो है वो अलग रहता है। तो वैसे ही हमारे ह्यूमन बॉडी का भी होता है। तो हमारे जो भी एक्सटर्नल फीचर्स हैं या फिर जो भी इंटरनल मैकेनिज्म हमारे बॉडी का होता है, वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन हमारे जेनेटिक मटेरियल में एनकोडेड रहता है। जैसे आपके स्किन का कलर हो गया या आपके नाक का शेप हो गया, ये सब वो जेनेटिक मटेरियल में इनकोडेड रहता है। तो हमारे ह्यूमंस का जो है वो थोड़ा जेनेटिक मटेरियल कॉम्प्लिकेटेड रहता है, वायरस का जो है वो थोड़ा सिंपल रहता है। तो अभी अगर कंप्यूटर के कोड में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आएगा। उसी तरह हमारे बॉडी के अगर जेनेटिक मटेरियल में कुछ प्रॉब्लम आता है तो ऑब्वियसली उसका एक्सटर्नल जो अपीयरेंस या फंक्शन है वो अफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बॉडी वो जेनेटिक मटेरियल को रीड करती है और उसी तरह से फिर वो फंक्शन करती है। तो इसमें डिफेक्ट कैसे आते हैं? तो इसमें जो डिफेक्ट आते हैं उनको बोलते हैं म्यूटेशंस। और म्यूटेशन से काफ़ी वाइड स्प्रेड फिनोमेना है। हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, जो भी जब भी वो डिवाइड होती है या कुछ हार्मफुल केमिकल या रेडिएशन को एक्सपोज होती है, तो उनमें नेचुरली म्यूटेशंस आते हैं। तो ये म्यूटेशंस हमारे बॉडी में हमेशा आते रहते हैं, लेकिन मोस्टली वो म्यूटेशन की वजह से वो सेल का डेथ हो जाता है या फिर दूसरी जो बॉडी की सेल्स रहती है वो उसको एलिमिनेट कर देती है। कभी कभी ये म्यूटेशन खतरनाक हो सकते हैं। कैंसर जो है वो भी ऐसे ही म्यूटेशन की वजह से होता है, जिसमें सेल का जो डिवाइड होना है वो बंद नहीं होता है, सेल डिवाइड होते रहती है। तो म्यूटेशन जो है वो कॉमन फिनोमेना है और वो रैंडम रहते हैं। मतलब ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं है कि कोई म्यूटेशन अच्छा होगा, या वो खुद ऐसे कुछ ट्राई नहीं करते हैं, दे आर एट रैंडम। तो अभी जो वायरस है उनका जो जो अमाउंट है, मतलब जो बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ वायरसेस रहते हैं, तो जितने वायरसेस ज़्यादा उतना म्यूटेशन के चांसेस ज़्यादा। म्यूटेशन तो हो ही रहे हैं और ये पूरे भी वर्ल्ड में फैला हुआ है। तो हर कोई वायरस म्यूटेट होता है, लेकिन ये इसका म्यूटेशन का रेट ज़्यादा है सिंपली बिकॉज वो बहुत नंबर्स हैं उनके। तो ये अलग अलग म्यूटेशन म्यूटेशन तो हजारों करोड़ों लाखों टाइप्स के म्यूटेशंस में होते रहते हैं। लेकिन कुछ म्यूटेशन ऐसे हैं कि वो एट रैंडम आएंगे, लेकिन मे भी उसके वजह से वायरसों को थोड़ा सा एडवांटेज हो जाएगा। एडवांटेज इन टर्म लाइक वायरस में भी थोड़ा ज़्यादा इन्फेक्शियस हो गया तो क्या होगा, कोई एक इंसान से दूसरे इंसान में थोड़ा जल्दी फैलेगा। जल्दी फैलेगा मतलब उसका स्प्रेड ज़्यादा होगा। तो ये वायरस को एक एडवांटेज हो गया। तो जो म्यूटेशंस आ रहे हैं उसमें ऐसे वायरस को कुछ एडवांटेजेस मिल रहे हैं, जिसकी वजह से मे बी उसका स्प्रेड ज़्यादा हो रहा है, या उसका मे बी थोड़ा लिथैलिटी या फेटैलिटी जो है वो थोड़ा बढ़ सकता है। लेकिन अभी कैसे है कि वायरस का जो म्यूटेशन है जिसके वजह से स्प्रेड ज़्यादा होता है, वायरस का इन्फेक्टिविटी बढ़ता है, वो ज़्यादा फेवरेबल है वायरस के लिए, रादर दैन उसका जो मॉर्टेलिटी बढ़ाने वाला या सीरियसनेस बढ़ाने वाला म्यूटेशन है। क्योंकि अगर इन्फेक्शन बढ़ता है, उसका अगर इन्फेक्शन जल्दी स्प्रेड होता है तो ही वायरस जल्दी स्प्रेड होगा। अगर उसके वजह से अगर पेशेंट जल्दी मर जाएगा तो वायरस को स्प्रेड होने के लिए चांस नहीं मिलेगा। तो इसकी वजह से मोस्टली जो वेरिएंट्स अभी आ रहे हैं या जो फ्यूचर में आएंगे वो ज़्यादा इन्फेक्शियस रहेंगे, मतलब एक इंसान से जल्दी से वो दूसरे इंसान में स्प्रेड हो जाएंगे, या फिर धीरे धीरे उनका जो सीवियरिटी है वो मे भी बढ़ेगा मे भी नहीं बढ़ेगा। अभी दोनों चीज़ें हैं। एक तो सीवियरिटी रहता है उसका, मतलब वो पेशेंट को कितना सीरियस करेगा। दूसरा है उसका इन्फेक्टिविटी, वो कितना जल्दी एक इंसान से दूसरे इंसान में स्प्रेड होगा। और तीसरा एक रहता है कि वो कितना रेजिस्टेंस रहेगा दवाई को, या जो भी हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो उसके खिलाफ यूज़ करते हैं उसको, ट्रीटमेंट को रेजिस्टेंट। तो ये तीन पार्ट जो है म्यूटेशन के वो इम्पोर्टेंट रहते हैं वायरस के।
इसमें एक हो गया उसका इन्फेक्टिविटी, दूसरा हो गया उसका सीरियसनेस बढ़ाने वाला, तीसरा जो है वो ड्रग को रेजिस्टेंस। तो जब भी वायरस मल्टीप्लाई होता है उसमें थोड़े से चेंजेस आते हैं, और उसमें जो जेनेटिक थोड़े चेंजेस आते हैं उसी चेंजेस को हम म्यूटेशंस बोलते हैं। और ऐसे म्यूटेशन तो बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि अगर म्यूटेशन की वजह से इन्फेक्टिविटी बढ़ रहा है, या उसका सीरियसनेस बढ़ रहा है, या उसको रेजिस्टेंस हो रहा है, तो वो ही म्यूटेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे म्यूटेशन को हमने अभी दो टाइप में डिवाइड किया है। एक जो है वो है म्यूटेशन ऑफ कंसर्न, मतलब एट प्रेजेंट वो थोड़ा कंसर्न कर रहे हैं हमको, जैसे कि अभी आपने सुना होगा जो डेल्टा वेरिएंट है जो इंडिया में चल रहा है, वो बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, और उसका स्प्रेड काफ़ी बड़ा है और काफ़ी लोगों में वो देखा गया है। मतलब वो अभी हमारे लिए एक कंसर्न की बात बन गई है, तो इसलिए हम उसे बोल रहे हैं म्यूटेशन ऑफ कंसर्न। लेकिन ऐसे और कुछ म्यूटेशंस आ रहे हैं जो पोटेंशियली सीरियस हो सकते हैं, या पोटेंशियली ज़्यादा स्प्रेड होने वाले हो सकते हैं। तो वो जो है वो है म्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट। जो वायरस में म्यूटेशन आके थोड़ा अलग वायरस बढ़ेगा उसको बोलेंगे वेरिएंट। सो वेरिएंट ऑफ कंसर्न और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसे दो चीज़ों में डिवाइड किया। तो अभी वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो है उनको हमने नाम दिया है अल्फा, बीटा, गैमा, डेल्टा, एसेट्रा। तो उनके साइंटिफिक नाम थोड़े अलग है, लेकिन ये थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए। लेकिन ऐसे नहीं कि जितने ही वेरिएंट बहुत सारे हैं। तो अल्फा वेरिएंट है वो जब सबसे पहले आया था, जो सबसे पहले यूके में देखा गया था अराउंड में भी दिसंबर 2020 में। तो पहले हम उसे यूके वेरिएंट बोलते थे, फिर बाद में अफ्रीका में आया, उसको हमने अफ्रीका वेरिएंट बोला, फिर ब्राज़ील में आया। लेकिन फिर ऐसे डिसाइड किया गया कि वेरिएंट को वो कंट्रीज़ के नाम देने अच्छी बात नहीं है। जैसे इंडिया का वेरिएंट है तो थोड़ा में भी ये इंडिया का नाम खराब कर सकता है, तो इसलिए फिर हमने नाम दिया उनको अल्फा, बीटा, गैमा, डेल्टा। तो अभी जो है लेटेस्ट जो है वो डेल्टा वायरस चल रहा है। तो इस वायरस का स्पेशलिटी ऐसा है कि ये इन्फेक्शियस ज़्यादा है, एक इंसान से दूसरे इंसान में वो जल्दी फैलता है। ऐसे नहीं कि ये डेंजरस है, मतलब उससे मौत होने के चांसेस बड़े नहीं हैं, लेकिन एक इंसान से दूसरे इंसान में स्प्रेड होने के जो चांसेस है वो उससे बड़े हैं ज़्यादा, इसलिए जल्दी स्प्रेड हो सकता है। तो ये डेल्टा वेरिएंट इतना खतरनाक क्यों है अपने लिए? तो देखिए डेंजरसनेस अभी हम कैसे डिफाइन करेंगे उस पर है। अभी एक वायरस डेंजरस है, मतलब अगर आपको इन्फेक्शन हो गया तो आपके सीरियस होने के चांसेस ज़्यादा है, आपकी मौत होने के चांसेस ज़्यादा है, उसको हम डेंजरस बोल सकते हैं। दूसरी चीज़ ऐसी है कि वो जो वायरस है वो आपसे दूसरे में जल्दी फैल रहा है, मतलब उसका स्प्रेड ज़्यादा फास्ट हो रहा है, उसको हम डेंजरस बोल सकते हैं। तो ये डेल्टा वेरिएंट जो है वो सेकंड कैटेगरी का है। ये वायरस की वजह से ये वेरिएंट की वजह से अगर आपको इन्फेक्शन होता है तो इसका मतलब ऐसे नहीं है कि आप जल्दी सीरियस हो जाएंगे या आपकी डेथ होने के चांसेस ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। ये वायरस है उसका स्प्रेड जल्दी फास्ट होगा, तो आपसे दूसरे को होने वाले चांसेस इन्फेक्शन जो आप स्प्रेड करेंगे उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये वायरस थोड़ा ज़्यादा डेंजरस है, बट इन टर्म ऑफ फेटेलिटी नहीं, बट इन टर्म ऑफ स्प्रेड, मतलब जल्दी जल्दी वो लोगों में फैलेगा तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट करेगा। तो जितने ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट करेगा उतना उतने संख्या में लोगों की जो मॉर्टेलिटी है वो बढ़ेगी। ऑब्वियसली अगर एक वायरस 1% उसकी मॉर्टेलिटी है तो 100 लोगों को इन्फेक्ट करेगा तो वो एक आदमी मरेगा, लेकिन ये वायरस 1000 लोगों को इन्फेक्ट करेगा तो उसमें 10 लोग मरेंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका स्प्रेड ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा डेंजरस है। डेल्टा वेरिएंट से जो कोरोना वायरस कोविड-19 होता है, उसके सिम्टम्स क्या है? क्या वो पहले जो सिम्टम्स थे कोरोना वायरस से, उससे डिफरेंट है? ठीक है, ये जो वेरिएंट्स है डेल्टा, अल्फा, बीटा, गैमा, डेल्टा जो भी है, ये कोरोना वायरस की वेरिएंट है। तो आपने ये ध्यान में रखना चाहिए, कोरोना वायरस एक रेस्पिरेटरी वेरिएंट है, मतलब वो जो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको अफेक्ट करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब हमारा नाक हो गया, हमारा गला हो गया, थ्रोट हो गया, फिर हमारे फेफड़े हो गए, ये सब रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है। तो इसके कितने भी वेरिएंट्स क्यों ना आ जाए, तो मोर और लेस उसके सिम्टम्स जो है वो मोस्टली रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड रहेंगे।
थोड़ा बहुत उसमें फ़र्क हो सकता है, लेकिन इसके सिम्टम्स कुछ बहुत ग्रॉसली डिफरेंट रहने के चांसेस बहुत कम हैं। इनके सिम्टम्स वही रहेंगे, सर्दी, खांसी, गले में दर्द और मे बी थोड़ा हेडेक, बॉडी एक, फीवर, ये सिम्टम्स जो है वही रहने वाले हैं। एकदम ड्रास्टिकली डिफरेंट सिम्टम्स होने के चांसेस बहुत कम हैं, चाहे उसका कोई भी वेरिएंट क्यों ना हो। क्या कोविड की वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ असरदार रहेगी? क्योंकि ब्रिटेन में हमने देखा कि 50% से ज़्यादा लोग वैक्सीनेटेड है, फिर भी वहाँ कोरोना वायरस के नए केसेस 20,000 30,000 ऐसे पैमाने में मिल रहे हैं। ठीक है, देखिए डेल्टा वेरिएंट और कोविड की वैक्सीन का इफ़ेक्टिवनेस, इन पे जो स्टडीज़ है वो अभी ऑनगोइंग है। अभी ऐसे लार्ज स्केल स्टडी का डेटा हमारे पास नहीं है, लेकिन जो भी स्मॉल स्टडीज़ हुए हैं उसमें ऐसे पता चलता है कि ये डेल्टा वेरिएंट पे कोविड वैक्सीन का इफ़ेक्ट कम है। मतलब कोविड वैक्सीन से जो इम्यूनिटी बनता है बॉडी में, उस पे डेल्टा वेरिएंट पे इफ़ेक्ट जो है वो कम होता है, मतलब उसका सेंसिटिविटी जो है वो कम है। तो अभी जो भी नए वेरिएंट्स आएंगे उनमें यही दो फीचर्स मेनली रहेंगे। एक तो उन पे एंटीबॉडीज़ का जो प्रीवियस इम्यूनिटी के वजह से जो एंटीबॉडी आया है उसका इफ़ेक्ट थोड़ा कम होगा, और दूसरा उनका इन्फेक्टिविटी रेट बढ़ेगा। लेकिन इसका मतलब ऐसे नहीं है कि वैक्सीन कम्प्लीटली उनके खिलाफ यूज़लेस है, क्योंकि थोड़ा सा क्रॉस रिएक्टिविटी रहता है। मतलब पहले वेरिएंट के अगेंस्ट जो हमने वैक्सीन्स बनाई हैं और वो जब हम देते हैं और बॉडी में जो इम्यूनिटी बनता है, और फिर हमें डेल्टा वेरिएंट का अगर इन्फेक्शन होता है, तो कुछ प्रमाण में ये जो प्रीवियसली वैक्सीन की वजह से हुआ इम्यूनिटी है वो इफ़ेक्टिव 100% रहने वाला है। वो अपने वैक्सीन को पूरी तरह से रेजिस्टेंस नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा वैक्सीन का इफ़ेक्ट उस पर कम हो, और आने वाले समय में हमको हमारे वैक्सीन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा जो अदर वेरिएंट्स पे भी इफ़ेक्टिव हो। लेकिन एट प्रेजेंट अभी हम कंफर्म नहीं बोल सकते कि उसका इफ़ेक्ट नहीं है या कितना है, स्टडीज़ ऑनगोइंग है, लेकिन या थोड़ा सा वो रेजिस्टेंट है वैक्सीन के इफ़ेक्ट के लिए, लेकिन पूरा रेजिस्टेंस नहीं है। अभी भी हमने वैक्सीन लेनी चाहिए। तो जिन लोगों ने दोनों डोजेस लिए हैं वैक्सीन के, उन्हें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए डेल्टा वेरिएंट्स के? देखिए, अभी नए और डिफरेंट कुछ प्रिकॉशन नहीं है। वायरस का स्प्रेड सेम तरीके से होता है, और इसके वजह से अभी हम जो प्रिकॉशन लेते रहे हैं वही हमको आगे भी लेते रहना है। लेकिन यही है कि वैक्सीन लेने के बाद आप फुल्ली इम्यून नहीं होते हैं डेल्टा वेरिएंट के लिए, इसके वजह से प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। वैक्सीन लेने के बावजूद भी आपको प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है। लास्ट वीडियो में आपने बूस्टर शॉट्स के बारे में बताया था, तो क्या ऐसी ज़रूरत है अभी डेल्टा वेरिएंट्स के खिलाफ हमें बूस्टर शॉट्स लेने की? देखिए, बूस्टर हम कब देते हैं, जब एंटीबॉडी का बॉडी में जो लेवल है वो कम होने लगता है। जैसे कि आपने वैक्सीन लिया, फर्स्ट डोज़ लिया, उसके बाद में कुछ एंटीबॉडीज़ बने, फिर आप सेकंड डोज़ लेते हैं, एंटीबॉडी का जो टाइटर है और बढ़ जाता है। लेकिन हो सकता है कुछ दिनों बाद वो धीरे धीरे एंटीबॉडीज़ का लेवल कम होने लगता है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग देते हैं बूस्टर डोज। बूस्टर से वापस फिर एंटीबॉडीज़ का लेवल बढ़ता है और वो आपको प्रोटेक्शन देते हैं। तो ये बूस्टर डोज का और डेल्टा वेरिएंट का ऐसे डायरेक्ट कुछ रिलेशन नहीं है। ये सिर्फ अपना एंटीबॉडीज़ टाइटर जो है, एंटीबॉडीज़ लेवल जो है वो बढ़ाने के लिए देते हैं। तो अभी हम डेल्टा वेरिएंट के लिए क्या कर सकते हैं? तो जैसे कि फ्लू का वायरस भी सेम है, वो बहुत म्यूटेट होते रहता है, और प्रीवियस वैक्सीन जो है वो नेक्स्ट टाइम के वेरिएंट पे अफेक्ट नहीं करती है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं कि वो वैक्सीन जो है उसको थोड़ा सा अल्टर करते हैं। तो कोविड के कंडीशन में भी मोस्टली ऐसा हम कर सकते हैं कि अभी जो प्रेजेंट वैक्सीन्स हम दे रहे हैं उनको थोड़ा सा ट्विक करके, ऐसा ट्विकिंग करें कि वो ये वेरिएंट के अगेंस्ट भी इफ़ेक्टिव हो। ऐसा करके हमको मे बी ईयरली या थोड़ा सा एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद हमको डोज लेना पड़ सकता है, अगर ये म्यूटेशन ऐसे ही चलते रहे। और ये प्रोसेस थोड़ा इजी हो जाता है, एक बार अगर आपने वैक्सीन बना लिया तो फिर प्रोसेस थोड़ा इजी हो जाता है। तो मे बी अभी साइंटिस्ट काम कर रहे हैं कि इनकेस अगर हमको लगता है कि डेल्टा वेरिएंट जो है वो करंट वैक्सीन का उस पर इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है, तो मे बी उसके लिए हम कुछ नया वैक्सीन बना सकते हैं। वायरस के जो नए वेरिएंट्स अभी फ्यूचर में आएंगे,
उसके लिए हम अभी से क्या कर सकते हैं? अभी से कौन से बचावात्मक तरीके हम अपना सकते देखिए, अभी फ्यूचर में जो वेरिएंट आएंगे उसके लिए अभी से हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये पैंडेमिक जल्दी ख़त्म होता है या फिर कम से कम लोग अगर उससे इन्फेक्ट होते हैं और जल्दी अगर पैंडेमिक ख़त्म होता है तो उसमें म्यूटेशंस आने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। उसका रीज़न ऐसे है कि जितना ज़्यादा लोगों को उस जल्दी ज़्यादा लोगों में वो स्प्रेड होगा वायरस, उतना उसका म्यूटेशन के चांसेस बढ़ेगा क्योंकि वायरस की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जाएगी। तो इसलिए अगर ये पैंडेमिक जल्दी ख़त्म होता है तो हो सकता है कि आगे चल के जो कुछ ऐसे म्यूटेशंस वगैरह ना आए, और पैंडेमिक ख़त्म करने का यही है कि आप वैक्सीनेट कराएं खुद को और जो प्रिकॉशंस है वो लेते रहें। बाकी फ्यूचर्स के लिए अभी हमको कुछ स्पेसिफिकली कुछ करना नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। क्या ये नए वेरिएंट्स बच्चों के लिए हानिकारक होंगे? फ्यूचर में जो है ऐसा हो सकता है, अभी एट प्रेजेंट तो ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। इवन ये डेल्टा वेरिएंट का भी ऐसा नहीं है कि वो बच्चों को ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। लेकिन अभी हम बोल नहीं सकते कि फ्यूचर में क्या म्यूटेशंस होंगे और उसका बच्चों पे क्या इफ़ेक्ट होगा। इस टाइम पे वो प्रेडिक्ट करना डिफ़िकल्ट है। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन पॉसिबिलिटी हाँ है। पॉसिबिलिटी है कि मे बी कोई नया वेरिएंट आ जाए जो बच्चों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करे, ऐसे पॉसिबिलिटी है। लेकिन अभी के सिनेरियो में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है।